नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। और हर साल की तरह नए साल के मौके पर हम ये खास शो आपके लिए लेकर आए हैं। रिकॉर्ड स्तर पर बाजार पहुंचा 2023 में, लेकिन हमको करनी है 2024 की तैयारी। तो क्या 2024 में बाजार यहां से और तेज होगा? किन शेयर पे पैसा बनेगा? मौजूदा स्तरों पे पैसा लगाएं कि अभी गिरावट का इंतजार करें? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस शो में। और हमारे साथ साथ आज के जो खास मेहमान हैं वो हैं गौतम वेद जी, इक्विटी एडवाइजर, कंप्लीट सर्कल स्टेलर वेल्थ पीएमएस के। गौतम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। हैप्पी न्यू ईयर सर। नमस्कार रजत जी। आपको, आपकी टीम को और बिस्तक के सारे दर्शकों को नई साल की खूब शुभकामनाएं। लेकिन सर पहले तो शुरुआत करते हैं आपके आउटलुक के साथ। मार्केट पर 2024 में आप क्या समझते हैं कि यहां से अभी और तेजी बनेगी या ये ओवर एक्सटेंडेड मूव है? मौजूदा स्तरों पर वैल्यूएशंस कैसी लग रही हैं आपको? रजत जी, शॉर्ट टर्म में तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली एक्सटेंडेड लग रहे हैं, क्योंकि 2023 कैलेंडर ईयर में मिड कैप कैटेगरी एज अ होल ने 45% रिटर्न दिए हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी ने 55% रिटर्न दिए हैं। दिस इज जस्ट द इंडेक्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स ने तो 100-200% रिटर्न भी दिए हैं इस साल। तो काफी सारे क्षेत्रों में, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, पीएसयू कंपनीज, रेलवेज, डिफेंस, इन सब में पैराबोलिक मूव्स आने अब शुरू हो गए हैं। और इसकी वजह से वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं बहुत सारे स्टॉक्स के। और इन द शॉर्ट रन, मेरे ख्याल से जब जनवरी फरवरी में Q3 रिजल्ट्स जब अनाउंस होंगे, उसके बाद इनमें से काफी सारे शेयर्स में 20 से 30% की गिरावट भी आएगी, क्योंकि इतने ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन हो गए हैं करंट स्टॉक प्राइसेस में इन मेनी ऑफ दीज कंपनीज की। जब वो ये हाई एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे अपने क्वार्टरली नंबर्स में, तब शॉर्ट रन में 20 से 30% का करेक्शन बहुत सारे स्टॉक प्राइसेस में आएगा, और तब जाके सैनिटी आएगी मार्केट में। आप ये भी देखिए, एसएमई और माइक्रो कैप्स में क्या हो रहा है अभी। हाल ही में ही एक नई एसएमई लॉन्च हुई थी, ट्राइडेंट टेक्नो लैब। उसमें 1,000 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसे कभी मैंने देखा नहीं है कोई एसएमई आईपीओ को 1,000 गुना सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब होते हुए। तो क्लियरली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में यूफोरिक मूव्स और यूफोरिक सेंटिमेंट अब शुरू हो गया, और इस समय हमें काफी ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए एज वी गो इनटू 2024। लेकिन गौतम जी, जब बाजार गिरता है ना, तो सब इस बात का इंतजार करते हैं कि जब तेजी शुरू होगी तो तब एंटर करेंगे। तेजी का इंतजार करते हैं गिरते बाजार में, और जब बाजार तेज हो रहा होता है तो सब इंतजार करते हैं कि जब गिरेगा ना तो फिर खरीदेंगे। तो ये कभी होता है क्या मार्केट में? आपने ऐसा होता देखा है कि तेजी वाली मार्केट में जो इंतजार करता, करने की कोशिश करे, बस फिर वो करता ही रह जाता है और बहुत बड़ी रैली मिस हो जाती है? इस बार भी वैसे ही कुछ नहीं हो रहा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछना आपने। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रजत जी। और पिछले 16 साल के अनुभव ने मुझे एक चीज तो सिखा दिया है कि इन्वेस्टिंग ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको कितनी जानकारी है उससे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट ये है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। हाउ यू बिहेव इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू नो इन इन्वेस्टिंग। सो ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स बुल मार्केट, टॉप में मार्केट में घुसेंगे, या म्यूचुअल फंड्स में घुसेंगे, या स्मॉल केसेस पीएमएस में घुसेंगे, और जैसी बेयर मार्केट और मार्केट में गिरावट आती है तब वो एग्जिट कर जाते हैं, और उसकी वजह से उनका लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छा बन नहीं पाता। तो इसलिए आप देखेंगे कि काफी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं स्मॉल कैप, मिड कैप में और इवन लार्ज कैप में, जिन्होंने पिछले 20 साल में बहुत अच्छा सीएजीआर दिया है। बट कितने कम चुनिंदा इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वो अच्छे रिटर्न्स को पूरा रीप किया, बहुत कम। क्योंकि वो दे ऑलवेज ट्राई टू टाइम द मार्केट। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा जगह जहाँ पे एक साल बहुत तेजी आएगी, एक साल मंदी आएगी, एक साल फ्लैट रहेगा। ये कभी भी 20 या न्यूट्रल स्टेट में रहता नहीं है। ये या तो बहुत ज्यादा एक्सुबरेंट रहता है, या फिर बहुत ज्यादा डिस्पॉन्डेड और डिस्पेयर और फियरफुल रहता है। तो हाँ, आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं एज रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इन द स्टॉक मार्केट ओवर द लॉन्ग रन। क्योंकि तभी आप इंडिया के कंपनीज, बिजनेस इकोसिस्टम, उनके एंटरप्रेन्योर्स के असली ताकत को पूरी तरह से उनका बेनिफिट आप ले पाएंगे। सर आप तो विदेशी क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं, और हमने देखा है कि दिसंबर में एकदम से अचानक से ही विदेशी निवेशकों का व्यू इंडियन मार्केट्स पे पॉजिटिव बन गया। तो क्या ये एफआईएस की बाइंग लेट शुरू हुई है? क्या ये फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर है जो एफआईएस इस समय इंडियन मार्केट्स की तरफ अप्रोच करते चले जा रहे हैं? नहीं, इसका एक बहुत वैलिड फंडामेंटल रीजन है। 3 दिसंबर को जो इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, उसके बाद काफी हद तक ये बात अब क्लियर हो गई मार्केट पार्टिसिपेंट्स और एफआईएस के दिमाग में कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी इन मई 2024। एंड इसलिए मार्केट मई 2024 के नेशनल इलेक्शंस के वर्डिक्ट तक इंतजार नहीं करेगा। मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन। सो ये पहले ही सब कुछ डिस्काउंट करके सेंसेक्स निफ्टी को एकदम ऊपर स्तर पे ले जाएगा। और इसलिए एफआईज आप देख रहे हैं इस महीने भरपूर पैसा लगा रहे हैं। और मेरे
जितना मैंने इंटरेक्शन किया है विद सम बिग ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द लास्ट फ्यू वीक्स, मेरे ख्याल से 2024 में एक बड़ी सुनामी आने वाली है ऑफ ग्लोबल कैपिटल इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि बहुत सारे ये एफआईज हैं लेट दिसंबर से अर्ली जनवरी वो ब्रेक लेते हैं, और जब वो नई साल की शुरुआत करते हैं तब वो अपने पूरे साल के एमर्जिंग मार्केट्स का कैपिटल एलोकेशन बजट बनाते हैं कि हम एमर्जिंग मार्केट्स में कितना एलोकेट करेंगे। और उनमें से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे रेगुलेटरी माहौल ठीक नहीं है, सरकार का जो रुख है टुवर्ड्स कैपिटलिज्म बहुत हॉस्टाइल होकर रखा है। तो इसलिए जब वो चाइना वाला एलोकेशन इंडिया में आएगा, सिर्फ इंडिया में नहीं, वो ये साउथ कोरिया और ताइवान और कुछ और इमर्जिंग मार्केट्स में भी जाएगा, लेकिन काफी बड़ा चंक वो चाइना एलोकेशन में से जो जब इंडिया की तरफ आएगा तो बहुत बड़ी तेजी हमें देखने मिलेगी, स्पेशली इन लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स। क्योंकि आप देखिए पिछले 3 साल में बहुत सारे लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत कम रिटर्न दिया है। उसका वजह ये है कि लार्ज कैप ब्लू चिप्स तभी चलते हैं जब एफआई का मनी इंडिया में आता है, और ये एफआई का पैसा ही जो बड़ा पैसा होता है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, यही ये 5-6 लाख मार्केट कैप करोड़ की कंपनीज को के स्टॉक प्राइसेस को बढ़ा सकता है, उनमें इतनी क्षमता होती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डीआईएस जो होते हैं वो तो प्राइमरीली स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको लार्ज कैप्स को मूव करना है, आपको एफआई सपोर्ट की जरूरत है। तो अभी लार्ज कैप्स के अंदर स्पेसिफिकली फाइनेंशियल, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत आकर्षित लग रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, फंडामेंटल्स आर सॉलिड, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर गुड। आईटी सर्विसेज में क्योंकि ग्रोथ मे विल फेस सम हेडविंड्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसलिए आईटी क्षेत्र में ग्रोथ की प्रॉब्लम होगी। एफएमसीजी एंड कंज्यूमर स्टॉक्स में वैल्यूएशंस की प्रॉब्लम है, लेकिन फाइनेंशियल्स एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ भी आएगी, और एफआईएस का फेवरेट सेक्टर तो खैर बहुत डेकेड से फाइनेंशियल है ही। तो यहाँ पे आई थिंक विद इन लार्ज कैप्स फाइनेंशियल्स विल लीड इन 2024। सर जब मैंने आपसे शुरुआती एक दो प्रश्न पूछे थे ना, तो मेरे को ऐसा लगा था कि इंटरव्यू में आप बोलोगे कि इंडियन मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रैली बन गई है, लेकिन आपने अभी भी कमेंट कर दिया कि सुनामी आने वाली है 2024 में, विदेशी पैसा आएगा भारतीय बाजारों में और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेंगे वो लार्ज कैप शेयरों में, और ऊपर से आपको फाइनेंशियल्स पसंद है। तो फिर से ये जो साल अंत में न्यू ईयर पार्टी को ज्वाइन करने उतरा है एचडीएफसी बैंक। मुझे याद है आपने पिछली बार के इंटरव्यू में एग्जांपल दिया था कि एचडीएफसी बैंक अपने 20 साल के हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू के सबसे लोएस्ट लेवल पे है, जब तेजी पकड़ेगा तो हैरान कर देगा। तो क्या सर 2024 में एचडीएफसी बैंक हैरान करने की तैयारी कर रहा है? देखिए रजत जी, एफआईज तो एचडीएफसी ग्रुप को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एज वी हैव सीन इन द लास्ट 20 इयर्स। तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी ग्रुप कंपनीज के शेयर्स में अच्छी खासी तेजी आनी चाहिए। आपको हमें ये समझना जरूरी है कि एफआई सोचते कैसे हैं जब वो इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में। वो वैल्यूएशंस को बाद में देखते हैं, वो पहले प्रमोटर पेडिग्री, क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, क्वालिटी ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, इनमें पहले ध्यान देते हैं। और उनको अपना वो सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया एक्सपोजर, वो एक्चुअली इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कम, वो कंट्री लेवल पे ज्यादा सोचते हैं ये बड़े एफआई जो होते हैं, लाइक एंडोमेंट्स, पेंशन फंड्स। तो जब वो इंडिया एलोकेशन करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट एलोकेशन के अंदर तो सबसे बड़ी ग्रुप्स हैं टाटास एंड द रिलायंस ग्रुप, द एचडीएफसी ग्रुप, इनमें उनका सबसे पहले रुझान आता है, सबसे पहले वो इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद ये सेक्टर लीडर्स इन मिड कैप कैटेगरी में जाना शुरू तब करते हैं जब लार्ज कैप्स महंगे हो जाएं, एंड फाइनली जब मिड कैप कैटेगरी भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तब जाके आखिर में वो स्मॉल कैप्स को देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहला फ्लो आता है हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स में, उसके बाद हाई क्वालिटी मिड कैप्स में, और फिर फाइनली जाके हाई क्वालिटी स्मॉल कैप्स में। लेकिन फॉर एफआईज क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपने कहा कि एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर कैसा लग रहा है, देखिए इस बैंकिंग क्षेत्र में, लेंडिंग बिजनेस में आपको उन बिजनेस में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है अक्रॉस इकोनॉमिक एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल्स। और ये एचडीएफसी बैंक ने हमें पिछले 20-30 साल में दिखाई दिया है कि वो कितनी साउंड लेंडिंग करते हैं। तो मेरे नजरों में दीपक पारेख जी ने एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन खड़ा करके गए हैं वो, और इसलिए हमें मैनेजमेंट चेंज के बारे में कम चिंता करनी चाहिए, हमें बैंक के कल्चर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और एचडीएफसी बैंक का कल्चर तो खैर बहुत ही प्रूडेंट है। सर जैसे आपने कहा कि विदेशी निवेशक जो सबसे पहले ग्रुप को देखते हैं कि ओवरऑल ग्रुप का कामकाज कैसा है और उन्होंने आज तक कितनी वेल्थ बनाकर दी है निवेशकों को। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि टाटा ग्रुप ने इस साल 6 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट निवेशकों को अर्न करके दिया है। और अच्छे से अच्छी निफ्टी कंपनियों की मेरे ख्याल से सिर्फ 7 ऐसी निफ्टी कंपनियां होंगी जिनका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा।
तो ओवरऑल टाटा ग्रुप के स्टॉक्स क्या 2024 में भी धूम मचा सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आपने सवाल पूछा है सर रजत जी, क्योंकि आज ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ 2023 टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ क्रॉस किया है। और आज ही मुझे सुबह पता चला कि टाटा मोटर्स हैज डबल्ड इन 2023। तो ये साल टाटा ग्रुप के लिए बहुत शानदार रहा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, क्योंकि ये इन कंपनीज में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। एफआईएस का पैसा यहाँ पे भी आएगा अलॉन्ग विद एचडीएफसी ग्रुप। बस वैल्यूएशंस बहुत एक्सटेंड हो गए हैं। टाटा कंज्यूमर इज अ ग्रेट फ्रेंचाइज, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेवेन्यू बहुत अच्छी है। एंड जस्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हम कंप्लीट सर्कल के डिजिटल कंपाउंडर्स पीएमएस में भी स्टॉक होल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए हैं। तो इसलिए अच्छा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि आप एक डिप के लिए वेट कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है बुल मार्केट में कि डिप्स हम लोग बस वेट करते रह जाते हैं, डिप्स आती नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत हाई वैल्यूएशन में स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम एज एन इन्वेस्टर, बोथ इन लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स, क्योंकि जो भी हाई क्वालिटी कंपनीज हैं तीनों क्षेत्रों में, उनमें वैल्यूएशंस काफी एक्सटेंड हो गई हैं। लार्ज कैप्स में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वैल्यूएशन सपोर्ट है, और अब स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी है। लेकिन जनरली स्पीकिंग अभी वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं। और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली एज ए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और एज अ पीएमएस क्लाइंट आपको दो चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये हम अपने सारे इनकमिंग पीएमएस क्लाइंट्स को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप दो चीजें कीजिए। एक तो आपको अपना टाइम होराइजन एक्सटेंड करना पड़ेगा टू 5 years एंड मोर, क्योंकि क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ईयर के बाद बहुत नेचुरल है कि अगले साल में बीच में शॉर्ट शॉर्ट या शॉर्ट शार्प करेक्शंस आ सकते हैं। लेकिन अब यहां से आपको रिटर्न्स मिलेंगे इन लाइन विद अर्निंग्स ग्रोथ, एंड लॉन्ग रन में स्टॉक प्राइसेस डू ट्रैक अर्निंग्स ग्रोथ। हो सकता है कि अगले 6-8 महीना टाइम करेक्शन हो मेनी स्टॉक्स में, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी तो फिर स्टॉक प्राइसेस बढ़ना शुरू करेंगे इन कंपनीज के। और दूसरी बात, आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मॉडरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये अगर आप कोई मेरे से पूछता मार्च 2023 के एंड में, जब वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो गए थे स्मॉल कैप मिड कैप में 1.5 साल के बेयर मार्केट के बाद, उस समय मैं कहता कि आप 25% का सीएजीआर एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हो अगले 5 साल। लेकिन आफ्टर द शार्प रन अप ऑफ द लास्ट 9 मंथ्स, मैं कहूंगा कि यहाँ से आपको अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा मॉडरेट करना चाहिए, 15% और मोर, या ब्रॉडली इन दैट रेंज। उस रेंज में आपको अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्योंकि एंट्री वैल्यूएशंस डू मैटर। हम लोग जब लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट होता है तब हम लोग क्वालिटी एट एनी प्राइस, ग्रोथ एट एनी प्राइस बातें करते हैं। लेकिन अच्छा निवेशक वो होता है जो वैल्यूएशन डिसिप्लिन को हमेशा ध्यान में रखकर थ्रू आउट हिज करियर चलता है। मैं मानता हूं कि इंडिया में क्वालिटी शेयर्स हमेशा बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन महंगाई की भी एक सीमा होती है, एक रीजनेबल लिमिट होती है। उसके बियॉन्ड जाना थोड़ा डेट्रीमेंटल हो सकता है टू योर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। तो सर बहुत तेज वाले रिटर्न वाले स्टॉक्स में तो 2023 रहा है सरकारी कंपनियों के नाम। और मुझे ये भी याद है कि आपने कहा था कि आप सरकारी कंपनियों में एलोकेशन उतना ज्यादा नहीं करते या फिर करते ही नहीं है, सरकारी कंपनियों में पैसा डालते ही नहीं है। पर ये जो साल रहा है, आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी, एनएलसी इंडिया, इरकॉन, मैसडॉक, कोची शिपयार्ड, आरवीएनएल, बीएचईएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ईआईएल, बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर। तो धूम ही मचा दी इन सब स्टॉक्स ने सरकारी कंपनियों ने, और निवेशकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो गए ऊपर, कहीं पता लगे कि सरकारी कंपनियां खरीदते चले गए जो 2023 में आउट परफॉर्म करके, क्या 2024 में भी कर सकते हैं? देखिए, the foremost dangerous words in investing are this time it is different. So सरकारी कंपनीज साइकिल्स में इनके शेयर चलते हैं साइकिल्स में। 2003 से 2007 के बीच में भी सरकारी कंपनीज चली थी, 2022 और 23 में भी सरकारी कंपनीज चली हैं। तो ये साइकिल्स में चलती हैं, इनमें आप 1 या 2 साल के बहुत शानदार रिटर्न्स बना सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ इनके संग बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर है, जो मेजोरिटी ओनर है, सरकार जो है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है to do social, to do good for society. It is not to create wealth for minority shareholders. और यहाँ पे और एक दिक्कत क्या आती है बहुत सारी सरकारी कंपनीज में, कि इनमें रेगुलरली ओएफएस आता रहेगा एट डिस्काउंट। उसकी वजह से थोड़ा शॉर्ट टर्म ओवरहैंग आ जाता है प्राइसेस ऑन द स्टॉक प्राइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर आपको सरकारी कंपनी खरीदनी भी है, उन सरकारी कंपनीज पे फोकस कीजिए जहां पे सरकारी होल्डिंग 51% के आसपास पहुंच चुकी है, क्योंकि वहां से अब सरकार और डाइल्यूट कर नहीं पाएगी, उनको मेजोरिटी ओनरशिप रखनी है, तो वहां पे और ओएफएस का स्कोप है नहीं। उन कंपनीज में अच्छी खासी ग्रोथ स्टॉक प्राइस यहाँ से भी आ सकती है। लेकिन जिन कंपनीज में सरकारी हिस्सेदारी 80% से ऊपर है, 75% से ऊपर है, वहां पे क्योंकि अब ओएफ सरकार भी हाई वैल्यूएशन का फायदा उठाने के लिए ओएफएस लाएगी, डाइवेस्टमेंट करेगी, तो इसलिए वहां पे ओवरहैंग इन स्टॉक प्राइसेस आ सकते हैं, और हो सकता है वहां पे स्टॉक प्राइसेस अब यहाँ से ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करें। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान आप रख के चलिए पीएसयू का स्टॉक्स में।
पर सर कहीं आपकी बात सुन के इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट ना हो जाएं, क्योंकि हमारे पास जो सवाल आते हैं ना वो रेलवेज और डिफेंस के ऊपर बहुत आते हैं। सबने रेलवेज और डिफेंस की स्टोरी को ग्रो होते देखा है इंडिया में, चाहे वो घरेलू सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है सरकार, वही एक थीम बन गई। रेलवेज डिफेंस को तगड़े ऑर्डर मिल गए। तो ये जो थीम है, क्या ये एक्सपेंसिव है अब, क्या वैल्यूएशन स्ट्रेच है, या फिर रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स और चढ़ सकते सर सर मेरे ख्याल से यहाँ से ऑर्डर बुक ग्रोथ अच्छी खासी अभी भी यहाँ से आएगी, लेकिन वैल्यूएशंस ने अगले बहुत सारे केसेस में अगले 4 से 5 साल का ग्रोथ भी ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। अब देखिए, और ये सिर्फ पीएसयूज की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये स्टॉक हमारे पीएमएस में नहीं है, एचबीएल पावर करके एक कंपनी है जो रेलवेज और डिफेंस दोनों सेक्टर्स में अब केटर करती है। उसका शेयर 100 रुपए से 400 रुपए हो गया पिछले 1.5 साल में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएसयू रेलवे और पीएसयू डिफेंस कंपनीज ने अच्छा किया है, प्राइवेट सेक्टर रेलवे और डिफेंस कंपनीज ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन अब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, और इसलिए अब यहाँ से आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा इन दीज कंपनीज, क्योंकि ऑर्डर पाना एक बात है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना एट स्केल वेल मैनेजिंग योर वर्किंग कैपिटल साइकिल, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो बहुत सारी कंपनीज जब बहुत तेजी से ग्रो करने की कोशिश करती हैं विद लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर क्या होता है कि उनको बार बार अपना इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ता है या उधारी डेट लेना पड़ता है टू कीप ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस। तो जो कंपनीज ग्रो कर सकती हैं एट अ सस्टेनेबल हेल्दी रेट 15-20% ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट डाइल्यूटिंग द इक्विटी, इनमें बड़ा पैसा बनता है इन द लॉन्ग रन। जो कंपनीज बार बार माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डाइल्यूट करती जाती हैं बाय रेजिंग इक्विटी कैपिटल टू सर्विस देयर ऑर्डर बुक, इनमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ बनता नहीं है। बुल मार्केट तेजी में तो इनके शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जब when the reality sets in a bear market and when they are unable to raise further capital in a bear market, क्योंकि bear market में तो फंडिंग मिलेगी नहीं आपको, उस समय इनके स्टॉक प्राइसेस 70% क्रैश कर जाते हैं। मेरी जो नई किताब है द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, इसमें मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में बात भी किया है कि कैसे 2017 के एंड में भी आज जैसे ही माहौल था, बहुत यूफोरिया था, और फिर 2018-19 में जैसे ही फंडिंग मार्केट्स फ्रीज हो गए, बहुत सारे ये स्मॉल कैप और मिड कैप ऑर्डर बुक बेस्ड कंपनीज, इनके स्टॉक प्राइसेस सिंपली कोलैप्स कर गए, और फिर उनको बहुत सालों लग गए वापस वो शेयर प्राइसेस में वापस आने के लिए। तो वो जो अभी इन्वेस्टर्स बेखौफ पैसा लगा रहे हैं आईपीओ मार्केट में और धड़ल्ले से आईपीओ आते चले जा रहे हैं, इन पे आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे निवेशकों को? नहीं, जब आईपीओ मार्केट में इतना बड़ा फर्वर और यूफोरिया शुरू हो जाता है, तो आपको और डबली केयरफुल होना चाहिए। क्योंकि सोचिए ना, व्हाई वुड एनी प्रमोटर कम आउट विद एन आईपीओ इन द फर्स्ट प्लेस? कोई भी प्रमोटर अपना आईपीओ कब लाएगा? जब मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस, बहुत ज्यादा यूफोरिया होगा, उसको टॉप डॉलर मिलेंगे अपने शेयर्स, उसके शेयर्स के लिए, तब वो अपने शेयर्स महंगे बेचेगा आपको। आईपीओ को आपको तब देखना चाहिए जब मार्केट में सेंटिमेंट खराब हो या बेयर मार्केट चल रहा हो। उस समय जो जिन कंपनीज का, जो अच्छी क्वालिटी कंपनीज का आईपीओ आता है, वो बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे आता है। आज के दिन क्या हो रहा है, लिस्टिंग टाइम में ही 100-200% ऑन द ओपनिंग डे स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, उसके बाद इन्वेस्टर्स उसमें घुस रहे हैं एट एक्सटेंडेड वैल्यूएशंस। दैट्स अ रेसिपी फॉर लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ कैपिटल ओनली। अगर आपको, इफ यू आर लकी इनफ टू गेट सम एलोकेशन, देन इट्स ओके, बट एलोकेशन में आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी, जैसे अगर कोई आईपीओ 1000 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, अगर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए का भी अप्लाई किया है, तो आपको 1000 रुपए का शेयर मिलेगा। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन आपको एलोकेशन बहुत कम मिलेगा। और अगर आप लिस्टिंग के टाइम में खरीदेंगे तो आप 100-200% के बढ़त के बाद लेंगे महंगे वैल्यूएशन में। तो आईपीओ मार्केट में अभी बहुत ज्यादा यूफोरिया है, और दिस इज द टाइम टू बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल। आई थिंक ये साउंड इन्वेस्टिंग का ध्यान रखना इस मार्केट में बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तजित जी, मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा आपके दर्शकों के साथ, कि हमें ये तो पता है कि इन्वेस्टिंग में क्या करना चाहिए, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जिसको पता है कि क्या नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स, ये जो यूफोरिक टाइम्स होती हैं, इन्हीं टाइम्स में सबसे बड़ी गलतियां होती हैं इन्वेस्टर से। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपके दर्शकों के संग शेयर करना चाहूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज, अपने रिसर्च प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि ऐसे समूह में आपको मन करेगा कि आप जल्दी जल्दी बस बिग पिक्चर व्यू लेके इन्वेस्ट कर दीजिए, इसके पहले कि शेयर बहुत जल्दी भाग जाए। वो गलती मत कीजिए। बी ऑलवेज कंप्लीट योर थॉरो डिटेल रिसर्च प्रोसेस। आपका पूरा जो चेकलिस्ट होता है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, उसकी हड़बड़ी में शेयर्स के पीछे भागी मत। दूसरी चीज, हर बुल मार्केट में 2 या 3 सेक्टर, जो हॉट थीम्स बोलते हैं हम लोग, हॉट सेक्टर्स, हॉट थीम्स, जैसे आपने रेलवेज डिफेंस का बात किया, पीएसयूज का बात किया, मेक श्योर कि आपका जो करंट पोर्टफोलियो है, डोंट गो ओवरबोर्ड विद एलोकेशन इन जस्ट दीज 2 और 3 हॉट थीम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो बिकम्स कंसिस्टिंग ओनली ऑफ दीज 2-3 हॉट थीम्स, क्योंकि जब गिरावट आएगी इन 2 या 3 थीम्स में,
तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का जोर से गिर जाएगा। तो कीप सेक्टोरल एलोकेशंस इन चेक एंड कीप देम विद इन कंट्रोल, विद इन रीजनेबल लिमिट्स। ये बहुत जरूरी है एज अ फंड मैनेजर एंड एज अ इंडिविजुअल कैपिटल एलोकेटर ऑल्सो, कि सेक्टोरल एलोकेशन का हमेशा ध्यान दीजिए, डोंट गो ओवरबोर्ड। नंबर 3 जो आजकल मैं काफी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, उधारी लेकर बहुत सारे शेयर लोग अब शेयर मार्केट में घुस रहे हैं शेयर्स खरीदने के लिए। डोंट टेक लीवरेज। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो 2018-19 के बेयर मार्केट में दे वेंट बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ लीवरेज, क्योंकि जब मार्जिन कॉल्स आएगा तो ब्रोकर आपका स्टॉक को कोई भी भाव में काट देगा। डोंट टेक लीवरेज, मार्जिन फंडिंग, मार्जिन डेट एंड जनरल लीवरेज फ्रॉम बैंक्स टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, वो सब अवॉइड कीजिए। बहुत मन करेगा आपको कि तेजी से पैसा बनाना है, जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, और इससे में इसी समय सबसे बड़ी भूल होगी। चौथी चीज, डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग सही तरीके से कीजिए, गलत तरीके से मत कीजिए। अभी क्या होगा, बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स आपको मिड कैप स्मॉल कैप में महंगे दिखेंगे, उस चक्कर में आप देखेंगे 10 पी में मुझे क्या मिल रहा है, 10-15 पी में मुझे क्या मिल रहा है, आप स्क्रीनिंग टूल यूज करेंगे। और बुल मार्केट में कोई भी स्टॉक अगर आपको 10-15 पी में मिल रहा है, इट इज चीप फॉर अ वैलिड, वेरी वैलिड रीजन। या तो उसके बिजनेस में हेडविंड्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री में हेडविंड्स आ रहे हैं, या प्रोमोटर का कोई प्रॉब्लम है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, कैपिटल एलोकेशन का प्रॉब्लम है। अब जस्ट बिकॉज नथिंग इज अवेलेबल चीप और रीजनेबली प्राइस्ड, अब जंक क्वालिटी स्टॉक्स या बैड क्वालिटी बिजनेसेस को सस्ते भाव में खरीदने का गलती मत कीजिए। ये बहुत बार लोग करते हैं बुल मार्केट्स में, कि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपने को जो वैल्यूएशन बहुत ध्यान देते हैं, तो ये स्टैटिस्टिकली चीप सिक्योरिटीज में घुस जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उनका टर्मिनल वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और उस बिजनेस में अल्टीमेटली बड़ा इवन बिगर लॉस ऑफ कैपिटल होगा इन द नेक्स्ट बेयर मार्केट। सो ये खराब क्वालिटी के शेयर्स मत खरीदिए। एंड ऑल्सो जो स्टॉक्स में पैराबोलिक, पांचवा चीज, जो जिन स्टॉक्स में पैराबोलिक मूव्स आया है द लास्ट फ्यू वीक्स एंड लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जो पिछले जब कोई स्टॉक 1 या 2 महीने में 100-200% बढ़ जाए, विच आई कॉल पैराबोलिक मूव, इसी समय सबसे ज्यादा टिप्स आते हैं इन स्टॉक्स के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। एंड फिर वो इन सब स्टॉक्स में घुस जाते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि ये तो तेजी तो और पैराबोलिक जाएगा। लेकिन जब जो चीज ऐसे पैराबोलिक जाती है, 90 डिग्रीज ऊपर जाती है, जब वो 90 डिग्रीज नीचे गिरती है तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये पैराबोलिक मूव के स्टॉक्स को भी आप अवॉइड कीजिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एडवाइस हैं जो मैं सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को देना चाहूंगा। अच्छा गौतम जी, लेकिन ना क्योंकि ये नए साल की शुरुआत है, तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि कौन सी थीम्स प्ले आउट होंगी स्टॉक मार्केट में 2024 में। मैं फिर बताऊं कि आप ग्लोबली एक वेल नोन फंड मैनेजर हो और आप विदेशी निवेशकों का पैसा भी संभालते हो। तो इस लेवल पे, बाजार के इस लेवल पे, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने टॉप 3 थीम्स या फिर टॉप 3 सेक्टर्स बताए जिस पे आप बेट लगाएंगे, तो वो कौन से होंगे? एक तो आप फाइनेंशियल बता ही चुके हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट में इस समय आपको सही पिक्चर क्या लग रही है और कहां पर पैसा बनने की गुंजाइश है? मेरे ख्याल से यहाँ से आपको स्पेशल, एक तो मैंने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की बात की, दैट्स फर्स्ट थीम। सेकंड थीम होगी स्पेशलिटी केमिकल्स, क्योंकि जो बड़े फोर्स से चाइना डंपिंग कर रहा था इनटू इंडिया, उसकी वजह से जो डी स्टॉकिंग साइकिल थी, अब जाके वो फाइनली खत्म होने को आई है। और अब द स्टॉक प्राइसेस आर ऑलरेडी टेलिंग यू, आपको शेयर प्राइस देखकर ही समझ में आ जाएगा कि सेक्टर बॉटम आउट हो गया है, और यहाँ से अब सेक्टर की रिवाइवल होने वाली है। पिछले 2 साल बहुत खराब रहे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के लिए इंडिया में, लेकिन अभी आप देखिए कुछ दिन पहले ही आरती इंडस्ट्रीज, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, और ये हमारे पीएमएस में भी नहीं है, आरती इंडस्ट्रीज ने 3,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है विद द ग्लोबल एग्रोकेमिकल मेजर। एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्री अप साइकिल। यहाँ से अब आपको बेसिकली स्टार्टिंग वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, मार्जिन्स डिप्रेस्ड हैं, तो अब क्या होगा, जब ग्रोथ आएगा विद एक्सपैंडिंग मार्जिन्स, आपको मिलेगा अर्निंग्स ग्रोथ अलॉन्ग विद वैल्यूएशंस के री रेटिंग। एंड इसी समय आपको मल्टीबैगर्स मिलते हैं। कुछ कुछ कमोडिटी केमिकल कंपनीज भी हैं जो नेगेटिव मार्जिन में पहुंच गई हैं लेटेस्ट क्वार्टर में। तो अब जब वो नेगेटिव मार्जिन से पॉजिटिव मार्जिन में जाएंगी, तो जो डेल्टा होगा, रेट ऑफ चेंज इन अर्निंग्स ग्रोथ, बहुत फेरोशियस होगा, बहुत तेजी, 100-200% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी उन कमोडिटी केमिकल कंपनीज में भी। और कुछ कुछ उनमें से कुछ कुछ ने तो बड़ा केपेक्स भी कंप्लीट कर लिया है, तो आपको अगेन वहां पे भी बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ, वैल्यूएशन री रेटिंग मिलेगी, और वहां पे आपको मल्टीबैगर्स बन सकते हैं। सो केमिकल्स के अंदर बोथ स्पेशलिटी इन कमोडिटी केमिकल्स इज द सेकंड थीम। थर्ड थीम, होम टेक्सटाइल। सो कुछ लिस्टेड होम टेक्सटाइल कंपनीज जिनके लिए यूएस बहुत बड़ा मार्केट है, जिनका मेजोरिटी रेवेन्यूज यूएस मार्केट से आता है। अब जब यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स शुरू होंगे, वहाँ का हाउसिंग मार्केट विल अगेन स्टार्ट रिवाइविंग। हाउसिंग मार्केट में एक्टिविटी वापस शुरू, जो स्टॉल होके रखी है, अब वो वापस रिवाइवल आएगी वहां पे। उसकी वजह से ही होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स भी काफी अच्छे करने चाहिए। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्पेशलिटी केमिकल्स,
एंड ऑल्सो होम टेक्सटाइल प्लेयर्स, ये 3 थीम्स में आप देख सकते हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। नहीं नहीं, मेरे को तो सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो सब समझ में आ रहा है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं तो 3 पे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहता, अगर आप और कुछ शेयर करना चाहते हो तो कर दो, जो थीम आपको पसंद है वो बता दो, हमको तो न्यू ईयर गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। आई थिंक फार्मा सेक्टर में भी कुछ कुछ कंपनीज काफी रीजनेबल वैल्यूएशन में है, वहाँ पे भी वैल्यूएशन सपोर्ट है, तो वहाँ पे भी बिकॉज ये डी स्टॉकिंग काफी हद तक अब साइकिल खत्म हो गई, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्पेशली इन दी एक्सपोर्टिंग नेम्स, क्योंकि अभी तक डोमेस्टिक ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स और जो हॉस्पिटल कंपनीज हैं उनमें वो तो इंडिया सेंट्रिक थी, तो वहाँ पे तो तेजी आ गई, लेकिन जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज है फार्मा में, वहाँ पे वैल्यूएशन काफी डिप्रेस्ड हो गई थी, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से बनना चाहिए। अच्छा, ये इसमें लिस्ट में ऑटोज और रियल्टी नहीं है आपकी टॉप प्रायोरिटी? ये रियल एस्टेट हम लोग खेल रहे हैं थ्रू बिल्डिंग मटेरियल्स। आई थिंक रियल एस्टेट में बहुत लंबी साइकिल अभी चलेगी फॉर मनी इयर्स, क्योंकि 10 साल से ऊपर का डाउन साइकिल था, और रियल एस्टेट साइकिल्स बहुत लंबे चलते हैं, 10 10 साल लंबे चलते हैं, तो अब जब अप साइकिल 2 साल पहले शुरू हुआ है, तो ये भी इसमें भी काफी लेग्स हैं फॉर मेनी मेनी ईयर्स अहेड। हम प्रेफर करते हैं टू प्ले दी रियल एस्टेट अप साइकिल थ्रू बिल्डिंग मटेरियल प्लेस। उदाहरण के तौर पे आपको कुछ नाम देता हूँ, ये हमारे स्टेट लेवल पीएमएस में नहीं है, तो कजारेट सेरेमिक्स देखिए टाइल्स में, सेरा सैनिटरी वेयर देखिए सैनिटरी वेयर में, जो लीडर्स हैं इन बिल्डिंग इन ईच सेगमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, उन पे अगर आप बेट करें यहाँ से, तो उनमें अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी आनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 5 ईयर्स यहाँ से भी। सर 2024 में, अब म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करते हैं कि 2024 में अगर किसी को 2 SIP शुरू करनी हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ऐसे ही हाइपोथेटिकली ले लेते हैं 5 5 हजार की अगर SIP शुरू करनी हो, तो स्मॉल कैप फंड में करनी चाहिए, मिड कैप्स में करनी चाहिए, फ्लेक्सी कैप में, या लार्ज कैप्स में, कैसे आगे बढ़े? यहाँ पे मैं दो आपने जो ऑप्शंस दिए उनमें से दो, एट दिस जंक्चर आई थिंक दो बेटर रहेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादा अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स लग रहा है फॉर 2024, एंड फ्लेक्सी कैप में भी जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, वहां पे भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि देखिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अभी आप देखेंगे कि अभी बहुत इन्वेस्टर डिमांड है, बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, इसलिए अभी बहुत सारे एनएफओस आएंगे। अभी हाल ही में कुछ एएमसीज ने भी अपने एनएफओस लॉन्च किए स्मॉल कैप में, लेकिन ये अब हिस्ट्री देखिए, अब इतिहास देखिए, ये सारे थीमेटिक एनएफओस, थीमेटिक मतलब जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई पीएसयू म्यूचुअल फंड, या कोई रेलवेज म्यूचुअल फंड, या डिफेंस फंड, ये सारे थीमेटिक फंड्स निकलते हैं near the peak of the cycle, near the peak of the euphoric cycle in those categories. So इसलिए थेमेटिक फंड्स में जनरली रेकमेंड करता नहीं हूँ। मैं आपको जनरली उन फंड्स में देखना चाहिए जो मल्टी कैप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जो वैल्यूएशन में भी ध्यान देते हैं। अभी लार्ज कैप में वैल्यूएशन सपोर्ट है, और फ्लेक्सी कैप में भी, क्योंकि उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है टू मूव बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वहां पे थोड़ा बैलेंस मिल जाएगा आपको। लेकिन आप ऑल इन मत जाइए इनटू जस्ट स्मॉल कैप या जस्ट मिड कैप या जस्ट अ सिंगल सेक्टर, वो कॉल्स अवॉइड कीजिए। तो हाल फिलहाल में तो NFOs भी बहुत लॉन्च हुए हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर से, खासतौर से स्मॉल कैप फंड्स के NFOs भी बहुत लॉन्च हुए हैं, और ये बाजार की तेजी में ही आते हैं NFOs, जब भी आते हैं फंड मैनेजर्स भी तेजी में NFOs निकालते हैं, न्यू फंड ऑफर्स। तो क्या NFOs सेलेक्ट करें या फिर ऑलरेडी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो फंड्स? I think NFOs अभी स्पेशली अगेन अगेन थीमेटिक NFOs एंड स्मॉल कैप NFOs को आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए समझी, इट्स ऑल अबाउट इंसेंटिव्स, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री चलती है इंसेंटिव्स पे। एएमसी कंपनी को तो मिल जाएगा अपना फिक्स मैनेजमेंट फीस, उसके बाद शेयर प्राइस गिरे बड़े उनको मतलब नहीं है आपको, लेकिन उसके बाद अगर गिरता है तो आपका एनएवी तो नेगेटिव हो जाएगा, इस वैल्यूएशन घुसेंगे घुसेंगे तो रिस्क बहुत हाई है। तो हमेशा सोच समझ के निवेश कीजिए, वैल्यूएशंस और मार्केट सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए। और ये स्मॉल कैप मिड कैप ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर साल जनरली 15 से 20% करेक्शन आपको मिल ही जाता है, एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल 2014, 2017 एंड 2021 एंड 2023, ये 4 सालों के अलावा पिछले 15 साल में बेसिकली हर साल आपको 15 से 20% करेक्शन आपको जनरली मिल ही जाते हैं इस कैटेगरी में, स्मॉल कैप मिड कैप्स में। तो उस समय अगर आपको कोई मिड कैप या स्मॉल कैप एनएफओ या मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ थीम्स। लेकिन अगर आपको आज के आज ही बहुत मन है कोई स्मॉल कैप या मिड कैप एनएफओ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो 2 पीस एडवाइस वापस मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ से आप अपना टाइम होराइजन एक्सटेंड कीजिए टू 5 years एंड मोर, और अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट कीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सस्ते भाव में घुसेंगे तो फिर आप अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को भी इनहांस कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल ना और भी आता है, और ये बार बार आता है, इन्वेस्टर्स कंसर्न है कि ये कि ट्रांसपेरेंसी ऐसा लगता नहीं कि इतनी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। वो ये इसलिए क्योंकि देखो, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स तो कई गुना बढ़ गए, लेकिन
पूरे फंड में मिलाकर देखो, स्मॉल कैप या हो या फिर मिड कैप फंड, तो उसमें रिटर्न्स आते हैं 30%, 40%, 25%, बस इतना ही। और बल्कि स्टॉक्स तो दो दो तीन तीन गुना हो रखे हैं। तो क्या ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि फंड मैनेजर ने जब स्टॉक आपको दिखता है कि कौन सा स्टॉक खरीदा, तो किस भाव पे खरीदा, किस भाव पे एग्जिट करा, क्या ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए? दो पार्ट आंसर दूंगा इस सवाल का। पहली बात तो मेरे ख्याल से ये जो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स कि उनको एट द एंड ऑफ एवरी डे दे गेट अ सिंगल पॉइंट नैव। उनको एक सिंगल नंबर मिलता है नैव। उनको पूरा पोर्टफोलियो हर दिन मिलता नहीं है। उसकी वजह से उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कंट्रोल हो जाता है। अगर उनको हर दिन कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है गिर रहा है, उनको ये नॉलेज हर दिन देने लगे हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि भाई ये फंड मैनेजर को बोलेंगे ऐसा मत करो ऐसा मत करो। आई थिंक सिंगल पॉइंट नैव इज अ मच बेटर रिप्रेजेंटेटिव मेट्रिक टू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि भाई इतने सारे शेयर्स दो तीन गुना हो गए लेकिन रिटर्न्स 30-40% दिखा रहे हैं। उसका वजह बताता हूँ क्या है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स जो 25-30 हज़ार करोड़ से ऊपर एईओ मैनेज करते हैं, उनके पास उनका जो पोर्टफ्लो होता है उसमें 100 से 150 स्टॉक्स होते हैं। वो 1% से ऊपर एलोकेट कर ही नहीं पाते। मान लीजिए उन्होंने एज एन एग्जांपल, मान लीजिए साल के शुरू में मान लीजिए 1% एलोकेट किया टू आरईसी या पीएफसी मान लो। अब 1% एलोकेशन अगर 3 गुना भी हो गया तो आपका ओवरऑल रिटर्न कितना बना एट अ पोर्टफ्लो लेवल? 2%। अगर 1% चला गया तो 3%, तब भी आपका रिटर्न कितना बना? 2% बना, इवन दो दी स्टॉक वेंट अप 200%। तो इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड 100-150 शेयर उनको लेना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसकी वजह से इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर 200-300% में बढ़ जाते हैं तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न इतना ज्यादा इंपैक्टेड होता नहीं है। इसलिए ये अगर आप डिस्क्लोज करना भी चाहें तब भी उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा इशू है उनका साइज। उनके बड़े साइज की वजह से वो बड़े एलोकेशंस ले नहीं पाते इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। सर लास्ट में जाते जाते, जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं इक्विटी मार्केट में और जिन्होंने 2023 के रिटर्न्स देखे हैं, शानदार रिटर्न्स, अब उनको बाजार के इन लेवल्स पे आप क्या सलाह दोगे? ध्यान we just pay attention to valuations, have a long term time horizon, moderate your return expectations। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलतियां इन्हीं टाइम में होती हैं। क्योंकि अभी जब लगता है ना पैसा बनाना तो आसान है, और जब आपके दोस्त रिश्तेदार जब वो जिनको कोई तजुर्बा नहीं है शेयर मार्केट में, जब वो लोग भी आपसे आपके सोशल गैदरिंग्स में शेयर मार्केट की बात करने लगे, इट्स बेसिकली शुड रिंग एन अलार्म बेल। दिस इज द टाइम टू स्टिक टू हाई क्वालिटी, नॉट गो डाउन दी क्वालिटी कर्व। आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है जब सबसे खराब क्वालिटी कंपनीज के शेयर सबसे तेज भागेंगे, और अब उनको चेस कर जब करेंगे उनमें परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल होगा इन द नेक्स्ट बेयर मार्केट। और बेयर मार्केट सबसे विशेष बेयर मार्केट तब आता है व्हेन एवरीथिंग लुक्स हंकी डोरी। अभी जैसे सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, इंडिया की मैक्रो स्टोरी, ग्लोबल एफआई इंटरेस्ट, ग्लोबल इकोनॉमी स्पेशली द यूएस, सब कुछ अभी बढ़िया लग रहा है। लेकिन इसी समय अनएक्सपेक्टेड रिस्क मटेरियलाइज कर सकते हैं और करते हैं। इन द पास्ट किए भी हैं बहुत बार। 2020 के स्टार्टिंग में भी जब यूएस 2019 में यूएस में बुल मार्केट आया था, फिर अगले साल के शुरुआत में भी सब लोग बहुत बुलिश थे, और फिर अचानक से फरवरी 2020 में कोविड निकल आया, तो फिर उसके बाद बहुत बड़ा क्रैश आया। सो ऑलवेज कीप दिस द अननोन अननोन्स इन माइंड, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टिंग में रिस्क ऐसे क्षेत्रों से आएगी जिसके बारे में आप कोई अनुमान लगा नहीं सकते। मान लीजिए अगर अचानक से 2024 में चाइना ने ताइवान को अटैक कर दिया और वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, तब तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे। अगर मान लीजिए मार्केट जो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी डिस्काउंट कर रही है मई 2024 में, मान लीजिए अगर वो फॉर सम रीजन नहीं होती है, कुछ एडवर्स आउटकम आ जाता है मार्केट के लिए, उस समय में बड़ा क्रैश आ सकता है। तो द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट एन अननोन फ्यूचर इज अ फोकस ऑन क्वालिटी एंड प्रूडेंट डाइवर्सिफिकेशन। ये दो चीजों पर आप ध्यान रखिए। सेक्टोरल एलोकेशन में ध्यान दीजिए, क्वालिटी ऑफ द बिजनेस एंड मैनेजमेंट में ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के संग इन्वेस्ट कीजिए। ये बेसिक चीजों में अगर आप अच्छे से फोकस करें और डिसिप्लिन के साथ अगर आप उनको मेंटेन कर सकें लंबे समय के लिए, तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे ही बनेंगे इंडिया में। और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए, वो तो बहुत ही बड़ी पूंजी है। तो बाजार के उतार चढ़ाव से आप छुटकारा पाएंगे, और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करोगे तभी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में, तभी पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाओगे। गौतम जी, बहुत शुक्रिया सर अपना समय बिस्तक को देने के लिए। हर बार की तरह मजा आ गया आपसे बात करके। और एक बार फिर से मेरी और बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया रजत जी, थैंक शुक्रिया। यू।